सनराइज जेडएस। वेलकम टू सनराइज जेडएस। आपका ये यूट्यूब चैनल है सनराइज जेडएस। सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब करेंगे और इस पे आपकी 9 to 12 तक की क्लासेस मिल रही हैं आपको, देखिएगा। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है हाई स्कूल के साइंस का, और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा था प्रकाश का विज्ञान, अध्याय नंबर 9, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। और इसका लेक्चर नंबर आपको 4 मिलेगा। देखिएगा, लेक्चर नंबर 4 में हम सीखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन के बारे में जानेंगे बच्चों। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? इससे पहले हमने आवर्धन के बारे में जान लिया था और इससे कुछ न्यूमेरिकल आपने कर लिए थे। अब आप देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन है क्या। तो रिफ्रैक्शन होने के लिए देखो, समझो रिफ्रैक्शन किसे कहेंगे। रिफ्रैक्शन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास दो माध्यम जरूरी है। रिफ्रैक्शन को समझने के लिए दो माध्यम जरूरी है। कितने माध्यम जरूरी है? दो। और दोनों माध्यम होने चाहिए बच्चों ट्रांसपेरेंट। माध्यम नंबर 1 और माध्यम नंबर 2, दोनों माध्यम पारदर्शी होने चाहिए। एक प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। तो ये आपके आपतित प्रकाश की किरण है। तो जब ये दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने रास्ते से हट जाएगी, अपने रास्ते से हट जाएगी। तो इस वाली प्रकाश की किरण का नाम है आपतित किरण, आपतित किरण। और इस वाली प्रकाश की किरण का नाम है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और ये है आपका अभिलंब, अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच एंगल आई होता है जिसे कहेंगे आपतन कोण, आपतन कोण। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच एंगल होता है जिसे हम आर कहेंगे अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। तो यह है आपका अपवर्तन कोण। प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से जब दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से बैंड हो जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश अपवर्तन का मुख्य कारण है कि माध्यमों में चाल अलग अलग होती है। अब देखिए, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो हुआ क्या, अपने रास्ते से विचलित हो गई। तो इसके साथ दो फिनोमिना होंगे। नंबर एक, देखो ये प्रकाश की किरण आई, एक तो नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी, एक नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। मतलब ये एंगल आई हुआ, ये एंगल आर हुआ। तो दोनों केस में आप देखेंगे, ये केस नंबर 1 है और ये केस नंबर 2 है आपका। तो इस केस में क्या हुआ, अपवर्तित प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ को बैंड हुई है, इसमें अभिलंब से दूर बैंड हुई है। जब अभिलंब की तरफ को झुकेगी तो ये माध्यम सघन होगा, ये माध्यम सघन होगा, ये माध्यम आपका विरल होगा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। जबकि सघन माध्यम से, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी। एक माध्यम, माध्यम नंबर 2 विरल माध्यम से सघन में गई तो अभिलंब की ओर बैंड होगी, अगर सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो आपने सघन और विरल माध्यम के बारे में, प्रकाश की चाल में परिवर्तन का कारण यह है। दैनिक जीवन में उदाहरण देखिएगा, पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, तालाब की तली का ऊपर उठा दिखाई देना, और कांच के स्लैब से अपवर्तन, कांच के स्लैब से अपवर्तन। तो कांच के स्लैब से अपवर्तन इस रे डायग्राम के बारे में देखिएगा। ये आपका एक आयताकार कांच का स्लैब है, ये आयताकार कांच का स्लैब है। इसका हम नाम दे देंगे ABCD, A B C और D। ठीक, ये आपकी कोई आपतित प्रकाश की किरण है।
देखो अगर ये स्लैब ना हो तो ये अपने ऐसे जाएगी, अगर ये ना हो तो ये ऐसे जाएगी, लेकिन ये वायु है और ये सघन माध्यम है, तो जब वायु से इसमें जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि ये विरल माध्यम है, विरल, और ये क्या है, सघन है, ये माध्यम सघन माध्यम है। अगर एबीसीडी स्लैब ना होता तो क्या होता बच्चों, अगर एबीसीडी आयताकार स्लैब ना होता तो ये प्रकाश की किरण सीधे अपने पथ पे ऐसे जाती, लेकिन इसने इसे क्या किया है, डिस्टर्ब किया है, तो ये अभिलंब की तरफ को झुक के ऐसे जाएगी, आगे इस तरह से जाएगी। अब यहाँ भी इसे अभिलंब चाहिए, और जब ये इससे निर्गत होगी, पार निकलेगी, तो पहली वाली अपवर्तित किरण के समांतर हो जाएगी। यही घटना हमारी कहलाती है कांच के स्लैब से अपवर्तन। देखो ये आपतित प्रकाश की किरण है, ये अभिलंब है, और ये एंगल आई है। ये अपवर्तित किरण है, ये कांच का स्लैब है, और ये वायु है। ये प्रकाश की किरण इस तरह से आई, देखो ये डॉटेड आपको लाइन दिखाई दे रही है। अगर ये स्लैब ना होता तो ये प्रकाश की किरण ऐसे सीधी जाती। अब ये प्रकाश की किरण विरल से किसमें गई है, सघन में गई है, तो अभिलंब की तरफ को बैंड हो गई। अब इससे बाहर निकलेगी तो यहाँ भी इसे अभिलंब चाहिए, तो जब इससे बाहर निकलेगी तो ये क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी, और अभिलंब से दूर इस तरह से हटेगी, इस किरण को कहेंगे हम निर्गत किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण आपस में समांतर हो जाती है, और इनके बीच की दूरी को हम कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। तो कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिएगा अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, जैसे परावर्तन में 2 नियम थे, तो यहाँ भी अपवर्तन के 2 नियम है। नियम नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। जैसे अभी आपको बताया गया, माध्यम नंबर 1, माध्यम नंबर 2, ये आपकी आपतित प्रकाश की किरण, ये आपका अभिलंब, और ये होगी नॉर्मल की तरफ को बैंड। ये एंगल हो गया आई, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया आर, ये एंगल हो गया आई, ये हो गया आपकी आपतित प्रकाश की किरण, और ये हो गया आपका नॉर्मल यानी अभिलंब। तो पहली प्रकाश की देखिएगा, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित है। स्नेल नंबर देखो, स्नेल का नियम, नियम नंबर 2 क्या कहता है, नियम नंबर 2 कहता है एक ही रंग के प्रकाश के लिए और 2 माध्यमों के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए और 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की जिया साइन आई, आपतन कोण की जिया साइन आई, और अपवर्तन कोण की जिया, अपवर्तन कोण की जिया साइन आर, इन दोनों का अनुपात एक कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को कहते हैं एन, और इस एन का नाम है यहाँ पे अपवर्तनांक। इस एन का नाम क्या है, अपवर्तनांक। और ये अपवर्तनांक बच्चों निर्भर करता है माध्यमों पे, अपवर्तनांक निर्भर करता है किस पे, माध्यमों पे, जिसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका क्या मतलब है, अपवर्तनांक का क्या मतलब है, ये क्या बताता है हमें, यह बताता है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कम है या अधिक है। अपवर्तनांक से हमें पता चलेगा कि प्रकाश की चाल माध्यम में कम है या अधिक है। अगर अपवर्तनांक, हमारे पास 2 माध्यम है, मान लेते हैं, मान लो एक माध्यम हमारे पास वायु है और दूसरा माध्यम हमारे पास कांच है, तो हमें ये समझना है किस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी और किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी। तो ये डिपेंड करता है हमारे एन के मान पे, किस पे डिपेंड करता है, एन के मान पे। यदि वायु है तो वायु के लिए एन का मान होता है 1, और कांच के लिए एन का मान होता है 1.5। एन का मान जिस माध्यम के लिए अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, क्योंकि कांच के लिए एन का मान 1.5 है और वायु के लिए एन का मान 1 है। जिस माध्यम के लिए एन का मान अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, जिस माध्यम में एन का मान कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, और जिसमें एन का मान अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। जैसे मैंने अभी बताया आपको, अगर हमारे पास जल है, क्या है, जल है, और कौन है, कांच है, और चलो हमने ले लिया हीरा, तीसरा कौन ले लिया, हीरा, तो जल के लिए अपवर्तनांक होता है 1.33, कांच के लिए अपवर्तनांक होता है 1.50, जबकि हीरे के लिए अपवर्तनांक होता है 2.42। तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किस माध्यम के लिए है, हीरे के लिए है, तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी, सबसे कम होगी, हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। जल में प्रकाश, देखो इससे जल से ज्यादा अपवर्तनांक किसका है, कांच का, और उससे कम अपवर्तनांक किसका है, जल का, और इससे भी कम किसका अपवर्तनांक है बच्चों, वायु का। तो वायु का अपवर्तनांक होता है 1, तो वायु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है,
जल में प्रकाश की चाल उससे कम होगी और उससे भी कम होगी कांच में, और सबसे कम किसमें होगी? हीरे में। तो हमने समझा अपवर्तनांक जो है हमें बताता है किसके बारे में? प्रकाश की चाल के बारे में। तो अपवर्तनांक क्या है ये समझेंगे। सबसे पहले हम देखा सापेक्ष अपवर्तनांक। देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। मान लो ये हमारा माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है? v2 है। तो हम n को कैसे लिखेंगे? n इज इक्वल टू प्रकाश, देखो प्रकाश किरण जोन से माध्यम में जाती है उसे बाद में लिखते हैं और जहां से आती है उसे पहले लिखते हैं, बराबर क्या होगा? v1 बटे v2, v1 बटे v2, v1 बटे v2। इस माध्यम को पढ़ेंगे क्या? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। इस 1 and 2 को क्या पढ़ेंगे? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। यानी जो नंबर बाद में लिखा होता है उसका अपवर्तनांक पढ़ते हैं, किसके सापेक्ष पढ़ते हैं? जो नंबर पहले लिखा होता है। मान लो हमने इस n को ऐसे लिखा 2n1, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? दूसरे पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष। अगर हमने इसे लिखा 2n3, तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष, तो n के बाद जो नंबर नीचे लिखा होता है उसका अपवर्तनांक पढ़ते हैं, किसके सापेक्ष पढ़ते हैं? पहले के सापेक्ष पढ़ते हैं। मान लो इस n के बारे में हमने यहाँ लिख दिया a और यहाँ लिख दिया g, तो इस अपवर्तनांक को कैसे पढ़ेंगे? कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। अगर हमने लिखा a n w, जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। अगर हमने लिखा WNG, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। तो आपने देखा अपवर्तनांक का सिंबल और इसको कैसे पढ़ा जाता है। तो यहाँ सापेक्ष अपवर्तनांक है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, इसको लिखेंगे 1 and 2। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? जब प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण पहला माध्यम वायु हो, पहला माध्यम वायु हो और दूसरा माध्यम कोई हो, दूसरा कुछ माध्यम हो, तो वायु से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो हम इसे कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, और ये होता है n बराबर c बटे v, n बराबर c बटे v। क्योंकि n बराबर c बटे v, c वायु में प्रकाश की चाल है और कितना होता है? c की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड। वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाशीय सघनता और अपवर्तनांक, देखो अभी आपको बताया था विरल माध्यम और सघन माध्यम के बारे में। तो प्रकाश अभिलंब की ओर झुकता है और धीमा हो जाता है। कब ऐसा होता है? जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है, जब प्रकाश विरल से प्रकाश अभिलंब की तरफ को झुकता है। मैंने अभी बताया था अभिलंब की तरफ को झुकता है कब? जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है। अभिलंब से दूर हटता है कब? जब सघन से विरल में जाता है। अगर विरल से सघन में प्रकाश जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, और अगर सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। विरल से सघन में जाते हुए ये धीमा हो जाएगा, मतलब इसकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर ये डेंसर से मिरर में जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? अभिलंब से दूर हटेगा और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। जिसका अपवर्तनांक n होगा वह प्रकाशीय माध्यम अधिक होगा, वह प्रकाशीय माध्यम क्या होगा? सघन होगा। मैंने अभी बताया n का मान जिसके लिए अधिक होगा वह माध्यम क्या होगा? सघन होगा। प्रकाशीय घनत्व द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है, उदाहरण क्रोसिन और पानी। ठीक है जी, क्रोसिन और पानी। तो यहाँ हमारे पास कुछ रिलेटिव अपवर्तनांक है, जो यहाँ कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास, देखिएगा अपवर्तनांक के कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, एक एग्जांपल से समझाता हूं। उदाहरण, उदाहरण क्या है? हमारे पास दो माध्यम है, एक माध्यम में प्रकाश की किरण ये आई, आपतित प्रकाश की किरण, और ये लिया हमने अभिलंब। ये क्या लिया? अभिलंब। और यहाँ एंगल बना 45 डिग्री। तो कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में 45 अंश के डिग्री पर आपतित होती है और 30 डिग्री पर अपवर्तित होती है, तो यह एंगल हुआ कितना? 30 डिग्री। मान लो ये आपका वायु है और मान लो ये जल है, मान लो क्या है? जल है। तो वायु के सापेक्ष इस जल का अपवर्तनांक क्या होगा? तो हम उसे लिखेंगे ANW। क्या लिखेंगे? ANW। फार्मूला लगाएंगे साइन आई अपॉन में साइन आर, अपॉन में साइन आर। जब हमें प्रश्न में एंगल दिए हो तो हम स्नेल नियम, इस देखो इस सूत्र को हम स्नेल नियम भी कहते हैं, तो फॉर्मूला लगाएंगे साइन आई बटे साइन आर। साइन आई, साइन आई, आई कितना है? 45 डिग्री। साइन आर,
साइन आर कितना है 30 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री होता है बच्चों 1/√2, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, बीच को की गुना कर देंगे और बाहर को की गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 2/√2। इस √2 से 2 √2 बार कट जाएगा, तो n की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √2, √2 मतलब 1.414। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद देखिएगा एक और एग्जांपल, उदाहरण नंबर 2 देखिएगा। उदाहरण नंबर 2 देखिएगा। उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है? उदाहरण नंबर 2 कह रहा है बच्चों, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जबकि जबकि कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तथा वायु में प्रकाश की चाल अभी आपको बताया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो कांच में प्रकाश की चाल कह रहा, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है n = c/v। इसमें पूछ रहा है कांच में, वायु में प्रकाश की चाल, तो इस अपवर्तनांक को पढ़ेंगे ANG, और कांच में निकलवा रहा तो VG लिख देंगे यहाँ पे। तो बच्चों VG कितना होगा C/ANG। C की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ अपॉन में ANG कितना है 1.5, 1.5। 1.5 दूनी होता है 3, 1.5 दूनी 3, यानी कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आपने देखा कांच में प्रकाश की चाल होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता हूं, अगर मैं कांच की जगह जल कह दूं, अगर मैं कांच की जगह क्या कह दूं जल कह दूं, जल में प्रकाश की चाल कितनी होगी जबकि जल का अपवर्तनांक 4/3 है। जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो हमें जल में पूछ रहा आपसे, तो जल के लिए भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आप देखिएगा, अगर हमें जल कह रहा है तो जल के लिए क्या करेंगे, जल में क्या कह रहा है जी भैया n = c/v/w। वाटर में कह रहा तो ANW। मैंने अभी बताया जल के लिए अपवर्तनांक कितना है 4/3 है, तो 4/3 = स्पीड, एयर में स्पीड कितनी है 3 × 10⁸ अपॉन में, इसमें वाटर में स्पीड हमें निकालनी है, तो 3 3 जा 9 और 4 ये आ जाएगा, या ये आ जाएगा VW = आ जाएगा, वाटर में स्पीड निकालनी है तो 9 × 10⁸ अपॉन में 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा बच्चों 2.25 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आपने देखा वाटर में जो स्पीड होती है वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर मैं कांच की जगह जल ना कहूं, हमें कांच भी हटा दिया जल भी हटा दिया, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है हीरे में स्पीड बतानी है। किसमें बतानी है? हीरे में प्रकाश की चाल बतानी है। तो हीरे में प्रकाश की चाल बताने के लिए इसी क्वेश्चन में दोबारा से रिपीट कर देंगे इसी उदाहरण को। आपके हीरे का जिक्र कर रहा है, हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो देखिए n = क्या होगा C/VD। C/VD, क्योंकि VD क्या है D फॉर डायमंड यानी हीरा है, हीरे में प्रकाश की चाल आपको निकलवा रहा है। हीरे का अपवर्तनांक बच्चों 2.42 होता है, सबसे ज्यादा हीरे का अपवर्तनांक होता है कितना 2.42। आप एनसीईआरटी की टेबल में अगर आप देखेंगे तो कुछ आपके मीडियम दिए गए हैं, उसमें अपवर्तनांक बताए गए हैं, उस टेबल में सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक है वो किसका है? हीरे का है। तो हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, हीरे का अपवर्तनांक है 2.24 = 3 × 10⁸ अपॉन में VD। हमें डायमंड में डी का मतलब यहाँ डायमंड है, डायमंड मतलब हीरा, हीरे में प्रकाश की चाल निकालनी है। तो बच्चों VD कितना आएगा 3 × 10⁸ अपॉन में 2.42। जब आप इस नंबर को सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो डायमंड में स्पीड इतनी होती है, डायमंड में स्पीड इतनी होती है। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं इसी उदाहरण के तौर पे। अगर हमें
तीन माध्यमों के अपवर्तनांक दिए हो और एक दूसरे का रिलेटिव अपवर्तनांक हमें बताना हो, तो बच्चों एक फॉर्मूला आपको बताता हूं मैं, ध्यान देंगे इधर। अगर हमारे पास तीन माध्यम है तो हमारे पास देखो, मान लेते हैं मैंने आपसे कहा ए एन जी जो है वो किसके बराबर है बच्चों, ए एन जी बराबर है 3/2 के, और ए एन डब्ल्यू बराबर है 4/3 के। हमें निकालना है बच्चों डब्ल्यू एन जी, क्या निकालना है, डब्ल्यू एन जी बराबर क्या, तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है, इसे कहते हैं कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। तो हमें कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष अगर निकालना होगा तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एन जी बराबर ए एन जी अपोन में ए एन डब्ल्यू। देखिए ए एन जी कितना है 3/2, दो फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड बाई 4/3 देखिएगा 3/2 डिवाइड की जगह लगाएंगे गुना और इसके रेसिप्रोकल को चेंज कर देंगे 3/4 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 9/8। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। हमने सीखा प्रकाश का अपवर्तन क्या है और अपवर्तन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपवर्तनांक के बारे में हमने जानने की कोशिश करी। कल हम आपको लेंस के बारे में सिखाएंगे, कल आपका जो टॉपिक चलेगा वो लेंस चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और सनराइज जेडीएस को आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।